ज्योग्राफी आधारित जो बिहार स्पेशल है, यहाँ से निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो 40 नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ तो आते ही यहाँ से क्वेश्चन है। और जिनका सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी खास करके 40 नंबर उधर लेते हैं, 80 नंबर का 2 पेपर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी लेते हैं, तो वहाँ भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, कोई ऐसा टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊँगा जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसीलिए आप लोग जो है ये कन्फ्यूजन मत पालिएगा। जितना भी वीडियो मेरे द्वारा आपको कंटेंट में प्रोवाइड किया गया है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे साइंस के हों या मैथ रीजनिंग के, सारे वीडियो को देखिए। ठीक है, और रीजनिंग और ईवीएस जो है वो 1 to 5 वाले देखिएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके कंटेंट में सारा कुछ दे रखा हूँ मैं। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार बीपीएससी में पूछ ही देता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और बहुत आसान सा टॉपिक है और यहाँ से निश्चित रूप से हर एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि बिहार की कौन सी नदियाँ जो है किस ओर से बहती है और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में जो प्रमुख रूप से जो नदी है वो दो तरफ से, एक उत्तरी बिहार के तरफ से और दक्षिणी बिहार के तरफ से बहती है। जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं मेन रूप से जो हिमालयन नदी है, हिमालय से निकल के आई है, जबकि दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं वो अलग अलग सोर्स से निकल के आई है। कुछ अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आई है, तो कुछ झारखंड के जो हजारीबाग पलामू के एरिया से पठारी भाग से निकल के आई है। तो हर हमेशा याद रखना है कि जो जितनी भी उत्तर बिहार की नदियां हैं वो सदा नीरा नदी है और वहाँ पे सालों भर पानी रहता है। चूँकि इसके पीछे रीजन है, चूँकि गर्मी के मौसम में ग्लेशियर से जो हिमालयन नदियां हैं वो ग्लेशियर पिघलने से, बर्फ़ पिघलने से पानी का मात्रा भरपूर रहता है। वहीं बरसात के ऋतु में वर्षा के पानी से भी भरा रहता है। तो कह सकते हैं कि जो उत्तर बिहार की नदियां हैं वो सदा नीरा नदी है और सालों भर उसमें पानी लगभग रहता ही है। दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो गर्मियों में सूख भी जाती है बहुत सारी नदियां, तो उसको लेकर के भी हमें जानकारी रखना है कि कौन कौन सी नदियां उत्तर बिहार की है और कौन कौन सी नदियां दक्षिण बिहार की नदियां हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, थोड़ा तेजी से मैं इसको कवर करूंगा। हाँ बिल्कुल पूछेगा, 1 to 5 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही ये सब। बिहार स्पेशल वर्ड सब के लिए महत्वपूर्ण है, सब 40 नंबर में सब वर्ग के लिए आएगा, 1 to 5 के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग देखने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा और समझने का। हो सकता है चूँकि वाइट स्क्रीन शेयर में कर रहा हूँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मैप जिस पर है बना हुआ उसी पे मैं फिर से बना देता हूँ जिससे कि आप लोग को दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो है आपके नदियों का जो है जाल सा बिछा हुआ है। ठीक है, ये तो आपको हमने बिहार बना दिया। तो इधर जो सबसे कह सकते हैं कि बॉर्डर एरिया है यूपी का, वहाँ पे घाघरा नदी है। कौन सा नदी है? घाघरा नदी, जिसको कि यूपी में सरयू कहा जाता है। यूपी में क्या कहा जाता है? सरयू नदी कहा जाता है। यूपी में इसको क्या कहा जाता है? सरयू नदी। और इसी के किनारे अयोध्या है, तो पूछ सकता है। ठीक है, तो जो आपका यूपी के बॉर्डर जो बनाती है, कौन सी नदी बनाती है? तो घाघरा नदी। ठीक है, और इसको यूपी में सरयू नदी भी कहा जाता है, तो ये याद रखना है। यूपी बॉर्डर शेयर करता है। और एक तरफ इधर जो नदी है वो है कर्मनाशा नदी, अपवित्र नदी है, कहा जाता है इसमें स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता है, जो दक्षिण बिहार के तरफ से जो है यूपी का बॉर्डर का निर्माण करती है। तो ये याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले उत्तर बिहार में, उसके बाद जो नदी है वो है आपका गंडक। गंडक जो है आकर के हाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख नदी अगर देखा जाए बिहार की तो गंगा नदी ही है। सबसे प्रमुख नदी कौन सी नदी है? जो अभी हमने बनाया बीचों बीच जो गई है, यानी इसका ढाल देखिएगा तो ये कौन सा एरिया हो गया? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी एरिया की तरफ इसका ढाल है। ठीक है, और चूंकि उतना भी ढाल नहीं है जिस कारण से जो है बाढ़ प्रभावित एरिया हो जाता है उत्तर बिहार, और कुछ एरिया जो दक्षिण बिहार का भी बाढ़ प्रभावित हो जाता है। तो मेन रूप से उत्तर बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं और जो कि सदा नीरा नदी है, जिस कारण से बाढ़ प्रबल एरिया बन जाता है। खास करके कोसी के क्षेत्र में आप देखिएगा, फिर आपका इधर गंडक के क्षेत्र में, बूढ़ी गंडक के एरिया में भी बाढ़ आती रहती है। तो यहाँ पर मेन रूप से अगर पूछेगा कि गंडक जो कि कहाँ पे आके मिलती है गंगा नदी में, तो हाजीपुर में मिल जाती है।
और जो मेन नदी है, जो मेन कहिएगा प्रवाह तंत्र जो है ये बिहार का, उसका आधार है गंगा नदी, ठीक है। मेन रूप से जो बिहार को बीचों बीच दो भागों में बांटती है वो कौन सी नदी है, गंगा नदी। ऐसे इसकी बात करें तो टोटल पूरे देश में 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। कितनी लंबी है, 2525 किलोमीटर लंबी है। लेकिन बिहार में बात करें तो 445 किलोमीटर लंबी है। बिहार में गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 445 किलोमीटर लंबी है, जो कि बक्सर में प्रवेश करती है। कई बार पूछेगा गंगा नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है, तो बक्सर, जो चौसा एक जगह है वहीं पर। साउंड क्या नहीं आ रहा है, क्या साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है क्या साउंड? एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या अब साउंड जा रहा है प्रॉपर? बतावे। चलिए, कोई भी तरह का दिक्कत हो तो बता दिया कीजिए, जो उससे हमें भी जो है आपकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाया करेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मेन जो नदी है वो बिहार का प्रवाह तंत्र की मेन नदी गंगा नदी है। सारी नदी आके गंगा नदी में ही मिल जाती है, चाहे उत्तर बिहार की हो चाहे दक्षिण बिहार की। जो मेन रूप से जो नदी है वो आके किस में मिल रही है, तो गंगा नदी में, जिसका ढाल किधर से किधर है, तो ये एरिया क्या होता है, उत्तर, ये क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर मेन रूप से इधर गंगा बह रही है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये भी कई बार पूछ दिया है क्वेश्चन कि किधर से किधर ढाल है, तो याद रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी चौसा के पास बक्सर जिला में प्रवेश करती है, फिर जो है पटना होते हुए आपका बेगूसराय, मुंगेर होते हुए भागलपुर होते हुए जो है आके पश्चिम बंगाल में चली जाती है। टोटल इसकी लंबाई 445 किलोमीटर बिहार में ये बहती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे और याद भी रखिएगा, ठीक है। गंगा के नदी के किनारे प्रमुख शहर के रूप में पटना भी जो है गंगा नदी के किनारे ही है बसा हुआ। बेगूसराय भी आपका गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भोजपुर है आरा, वो भी आपका गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आगे चल के भागलपुर भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, या इनमें से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो ये आपका मेन शहर जानिएगा कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा बसा हुआ है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में, उत्तरांचल या उत्तराखंड हम बोल सकते हैं, वहाँ पे जो है कहाँ से निकलते हैं, गंगोत्री हिमनद है, वहीं से जो है 2 नदी रहती है, भागीरथी, ठीक है, और अलकनंदा, जो कि प्रयागराज में, ये सॉरी यहाँ हरिद्वार में आकर के गंगा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो वही नदी आगे बढ़ करके यहाँ बिहार होते हुए जो है बंगाल तक जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी से यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेन रूप से बिहार का जो बॉर्डर बनाता है यूपी की तरफ से, तो घाघरा नदी, जो कि बिहार में 83 किलोमीटर लंबी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। बिहार में कितनी लंबी है, तो 83 किलोमीटर लंबी है। आगे इसका सारा डिटेल्स आगे चर्चा किया हुआ है। अभी बस ये मैप देख लीजिए, सबसे लास्ट में क्या है, यानी कह सकते हैं कि जो पश्चिमी बॉर्डर है, यानी बिहार का पश्चिमी बॉर्डर जो एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है, वहाँ पे घाघरा नदी है। वही आपका जो दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है, वहाँ पे कर्मनाशा नदी सबसे कॉर्नर पे है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। उसके बगल से ही गंडक नदी भी आई है, तो कुछ पोर्शन जो है गंडक नदी का भी जो है यूपी का बॉर्डर एरिया बनाती है। और गंडक नदी आगे जा करके हाजीपुर में मिल जाती है, ठीक है। तो हाजीपुर में जो सोनपुर का जो मेला लगता है, वहाँ पे 3 नदी, यानी सोन नदी, गंगा नदी और आपका गंडक, ये तीनों नदी आकर के मिलती है। कौन कौन नदी, तो एक तो सोन नदी, ठीक है, एक सोन नदी आकर के मिलेगी। ये देखिए अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये निकलते हुए आती है सोन नदी, और गंगा में पटना के पास आकर के मिल जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है याद रखना है, और उधर से आपका गंडक नदी आकर के मिल जाती है, सोन नदी मिल जाती है। तो वहीं पे जो कह सकते हैं कि सोनपुर का मेला भी लगता है। चलिए, तो यहाँ पर मेन रूप से ये याद रखना है, हाजीपुर में आकर के गंडक मिल जाती है। गंडक के बाद एक नदी है, उसको हम बोलते हैं बूढ़ी गंडक, ठीक है। और ये सारे हिमालयन नदी है, हिमालय से होकर के आती है,
ठीक है। और ये कहाँ जा कर के मिल रही है, तो मुंगेर में जा कर के बूढ़ी गंडक गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे मिल जाती है, बूढ़ी। तो कई लोग गंडक और बूढ़ी गंडक को एक ही समझते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों अलग अलग नदियां हैं, ठीक है। एक हाजीपुर में मिलती है, एक आके गंगा में मुंगेर में जाकर के मिलती है, ठीक है। उसके बाद एक कमला नदी है। कमला नदी जो है आगे चल करके आप देख पा रहे होंगे कि ये आके ये भी गंगा नदी में मिलती है, लेकिन कोसी में आकर के पहले ये आपका मिलती है। कमला बगान जो है आपका बागमती, ठीक है। बागमती जो नदी है वो नेपाल की पवित्र नदी में से मानी जाती है। अगर पूछेगा कि इनमें से बिहार में कौन सी नदी बहती है जो नेपाल की पवित्र नदी है, तो बागमती। और वहीं मिथिलांचल की जो दरभंगा का एरिया है उसमें कमला नदी सबसे पवित्र नदी है। कमला को देवी का दर्जा दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कमला नदी, तो बागमती नेपाल, सारे नेपाल से ही आ रही है, ठीक है। और ये भी आकर के आपको जो है खगड़िया के पास आकर के कोसी नदी में मिलती है, और कोसी नदी फिर जो जाकर के मुंगेर में ये कटिहार के पास जो है मनिहारी जगह है वहां पे जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इधर जो है आपका महानंदा आती है, ये भी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से महत्वपूर्ण नदी ये सब है। उसके बाद इधर पुनपुन है। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास जो है मिल जाती है। पटना में फतुहा, आप स्टेशन भी जानते होंगे फतुहा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कौन सी नदी पटना के आसपास फतुहा मिलती है, तो पुनपुन नदी, ठीक है। उसके बाद फल्गु नदी के किनारे ही जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और निरंजना नदी भी इसी को कहा जाता था, इसी की शाखा है, ठीक है। फल्गु नदी के बारे में जो गया में जो आपका पिंडदान होता है फल्गु नदी के किनारे ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक आपका जो है क्यूल नदी है, जो कि लखीसराय में आके मिलती है। क्यूल नदी कहाँ पे मिलती है, तो लखीसराय मिलती है। तो मेन रूप से यही सारी नदियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या क्या तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा तेजी से मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, आप लोग भी समझिएगा। जो क्वेश्चन होगा वो आपका बाहर नहीं जाएगा, जो नोट्स है उसी से रहता है। थोड़ा सा आप लोग बस समझ लीजिए। यूपी का बॉर्डर का एरिया में फिर सबसे पूर्वी बिहार में कौन सी नदी है, जैसे उधर हमने बताया अभी आपको महानंदा के बारे में, ठीक है। तो ये सब बस आपको याद रखना है। गंगा के बारे में, बिहार की आबाद तंत्र का आधार गंगा नदी है। बिहार की धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में गंगा और उसकी सहायक नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जो भी चट्टान क्वाटरनरी चट्टानें हैं वो गंगा के मैदानी एरिया में पाया जाता है। अभी आगे चल के चट्टान जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो गंगा जो है, गंगा ही सबसे लास्ट में जो है जो मैदानी भाग का निर्माण किया है, सबसे नवीन मिट्टी का जो निर्माण किया है वो गंगा नदी ने ही किया है, जो कि जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको खादर और बांगर दो भागों में हम लोग बांटते हैं। खादर मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी और बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो इसमें बनाने में गंगा का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों का उद्गम क्षेत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तर बिहार की नदियां जो कि हिमालयन नदी है, और दक्षिण बिहार की नदी जो कि पठारी एरिया से निकल के आई है, ठीक, पहाड़ पठार से। अब आते हैं यहाँ पे बिहार के प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल और कितना किलोमीटर बिहार में बहती है। तो सबसे पहले हम लोग, चूंकि जो बिहार का आधार स्तंभ नदी है वो गंगा नदी ही है, ठीक है। तो 445 किलोमीटर लंबी है बिहार में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे लंबी जो बिहार की नदी है उसमें से आपका गंगा नदी ही है। 445 किलोमीटर लंबी बिहार में बहती है, और ये निकलती कहाँ, गोमुख गंगोत्री हिमनद से उत्तराखंड में और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है, फॉल कर जाती है। उसके बाद जो है गंडक 260 किलोमीटर लंबी बिहार में बहती है। 260 किलोमीटर, ऐसे 650 के आसपास इसकी लंबाई है। तो बिहार में गंडक नदी की जो लंबाई है 260 किलोमीटर है। ये अन्नपूर्णा श्रेणी, ठीक है, अन्नपूर्णा श्रेणी तथा कुटांग के मध्य से नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में हाजीपुर के आसपास मिल जाती है। तो गंडक कहाँ मिलती है, तो हाजीपुर के आसपास मिल जाती है, ये याद रखिएगा। और कहाँ से निकलती है, तो अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद घाघरा नदी, ये पूछ सकता है, चूंकि अभी अयोध्या का राम मंदिर चर्चा में रहा और चूंकि अयोध्या सरयुग नदी के किनारे है और सरयुग को ही ये घाघरा बिहार में कहा जाता है, तो वही नदी आगे आकर के घाघरा कहलाती है, जो कि बिहार में 83 किलोमीटर का जो है लंबी है बिहार में। और माप चाचुंग हिमनद जो कि नेपाल में पड़ता है, वहीं से ये निकलती है, नेपाल तिब्बत का एरिया
मापचाचुंग तिब्बत। उसके बाद है गंगा नदी, जो कि छपरा में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये याद रखना है आपको घाघरा के बारे में, ठीक है। और ये सॉरी मापचाचुंग हिमनद जो है नेपाल में ही है, ठीक है। और इसको नेपाल में कर्णाली भी कहा जाता है, इसको कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है, यानी घाघरा नदी का ही नाम नेपाल में कर्णाली नदी है। घाघरा नदी का ही नाम नेपाल में कौन सा नदी है, तो कर्णाली नदी है, और नेपाल से निकलती है, और इसी का यूपी में सरयुग नदी नाम है, और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद बूढ़ी गंडक, ये सोमेश्वर की पहाड़ी नेपाल से निकलती है, और गंगा नदी मुंगेर जिला के उत्तर मांझी जो जगह है वहां पे जाकर के मुंगेर में बूढ़ी गंडक मिल जाती है। बागमती, यानी गंगा के बाद सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो बागमती है, जो कि बिहार में बहती है, 394 किलोमीटर है। ये नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और बेगूसराय में आकर के बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। ये बागमती को नदी को पवित्र नदी, नेपाल की सबसे पवित्र नदी, और काठमांडू जो शहर है वो बागमती नदी के किनारे ही है, तो सबसे पवित्र कह सकते हैं कि नेपाल की नदी बागमती नदी ही है। उसके बाद कमला जो है आपका कह सकते हैं कि मिथिलांचल एरिया जो दरभंगा का एरिया है उसकी सबसे पवित्र नदी के रूप में कमला नदी मानी जाती है, और इसको देवी का दर्जा दिया गया है, जो कि महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से, और जाके कोसी नदी में जाके मिलती है। फिर कोसी नदी आगे जाके कटिहार में जो है गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। अब देखिए कोसी, बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, ठीक है, क्योंकि यह अपना रास्ता परिवर्तन करने में माहिर है। रातों रात बहुत बड़ा एरिया जो है ये अपने में समाहित कर लेती है, ठीक है। तो रास्ता परिवर्तन करने में कोसी नदी जो है बहुत ज़्यादा मतलब रास्ता बहुत ज़्यादा परिवर्तित करते हैं, जिस कारण से इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये गोसाई थान की चोटी जो है, गोसाई नाथ की चोटी होगा, ठीक है, गोसाई थान नहीं, गोसाई नाथ की चोटी से निकलती है, और गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार के पास जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो ये कोसी नदी वाला भी जो क्वेश्चन है पूछ सकता है, क्योंकि बिहार का शोक है ये। कोसी नदी क्या है, बिहार का शोक भी कहलाती है, ठीक है। गोसाई थान ही होगा, ठीक है, गोसाई थान, सॉरी गोसाई थान, इसको मिटा देते हैं, गोसाई थान, ठीक है। गोसाई थान नेपाल से निकलती है, कुर्सेला जो कटिहार में जगह है वहां पर जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद है महानंदा, ये दार्जिलिंग एकदम सबसे कह सकते हैं कि पूर्वी नदी के रूप में, यानी उत्तर पूर्वी एरिया में जो है आपका महानंदा बहती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, और मनिहारी जो कटिहार के पास है उसमें गंगा नदी में मिल जाती है। अब ये सारी नदियां जो थी उत्तर बिहार की नदियां थी, ये सब सारी नदियां कहाँ की है, तो उत्तर बिहार की नदियां हैं, ठीक है। थोड़ा सर्दी जुकाम हो चुका है इसलिए नहीं तो अभी तक में मैं बहुत आगे आप लोग को कवर कर दिया होता। चलिए कोई बात नहीं है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोन नदी डेहरी ऑन सोन जो बांध है, डेहरी ऑन सोन नदी पर ही है, गंगा नदी में मिलती है मनेर पटना के पास। तो सोन नदी भी पटना जिला में ही मनेर में जाके गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन फतुहा के पास आपका पटना जो फतुहा जगह है वहाँ पे पुनपुन नदी मिलती है गंगा नदी में। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछ चुका है, और ये निकलती है पलामू छोटा नागपुर के पठार से, और फतुहा पटना के पास आकर के मिलती है पुनपुन नदी। कहाँ से निकलती है, पलामू। कहाँ है, तो झारखंड में है, अब छोटा नागपुर के पठारी एरिया है। करमनासा, ये जो है सबसे अपवित्र नदी मानी जाती है, कहा जाता है इसमें नहाने से सारे कर्म धुल जाते हैं, नाश हो जाते हैं। विंध्याचल जो पहाड़ी है वहां से निकलती है, और गंगा नदी में चौसा बक्सर के निकट जो है जाकर के मिल जाती है। उसके बाद फल्गु, फल्गु छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और टाल क्षेत्र जो मोकामा टाल है गंगा के एरिया उसमें जाकर के गंगा नदी मिलती है।
अजय नदी जो है ये बाटपाट जमुई से निकलती है और गंगा नदी में जाके पश्चिम बंगाल मिलती है। यह एकमात्र नदी है जो बिहार से ही निकलती है और बिहार में ही विलुप्त भी हो जाती है गंगा नदी में। सकरी जो है उत्तरी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है और गंगा नदी किऊल तथा मोरहर नदियों के साथ जाकर के मिल जाती है। किऊल झारखंड गिरिडीह जिला से निकलती है, जो लखीसराय सूरजगढ़ा जगह है, सूरजगढ़ वहां पे जाकर के मिल जाती है। तो क्वेश्चन यही उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की जो प्रमुख नदी है इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछ ही देता है। खास करके आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो घाघरा से रिलेटेड, जो यूपी बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है ये पूछा जा सकता है, या सबसे लंबी नदी बिहार में कौन सी है ये पूछा जा सकता है, या बिहार का शोक कौन सा नदी है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन जनरली आज तक पूछे गए। अब देखिए जलप्रपात, तो जलप्रपात का मतलब आप लोग समझिए, जलप्रपात जब जल बह रहा और एकाएक जब फॉल करे, ठीक है, यानी जब पहाड़ी पठारी एरिया का जो ढलान हो और वहाँ पे जल नीचे गिरता है तो उसको जलप्रपात का वहाँ पे निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उसी को जलप्रपात कहते हैं। पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरती हुई जलधारा को क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, एक बार पूछेगा आपको, जैसे सबका अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे नदी है, जलप्रपात है, ठीक है, झील है। झील क्या होता है? जहाँ पे पानी स्थिर हो जाए, जैसे टाल का एरिया है तो क्या होता है कि गंगा नदी में जब पानी बढ़ता है तो उस टाल जो एरिया है, नीचे वाला पार्ट है मैदानी, उसमें पानी जमा हो जाता है और लंबे समय तक जमा रहता है तो उसको हम झील कहते हैं। यानी स्थिर पानी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? झील। जो आपका पहाड़ पर से गिरता है उसी को हम लोग झरना बोलते हैं या जलप्रपात भी कह सकते हैं। जब पठारी एरिया या पहाड़ी एरिया में जब ऊंचाई पर से पानी जब फॉल करे, नीचे तीव्र ढाल के सहारे गिरता है, उसको जलप्रपात कहा जाता है। तो हर एक शब्द में थोड़ा थोड़ा का अंतर है तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों में पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल के सहारे जो नीचे गिरती हुई जलधारा को हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात या वाटरफॉल या झरना भी इसको कहा जाता है। झरना और जलप्रपात एक ही चीज है। ठीक है, बिहार में जलप्रपात जो होगा पहाड़ी एरिया में ही होगा, पठारी एरिया जो है उधर ही होगा। तो कैमूर, रोहतास, गया और नवादा जिले में पाए जाते हैं। तो बिहार में जो भी जलप्रपात है या झरना है वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कैमूर, रोहतास और गया और नवादा जिले में ही पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण ककोलत के बारे में पूछेगा आपको। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा जिला में है। आपको पता होगा ककोलत स्थान भी है नवादा जिले में। कोडरमा पठार से आने वाली धारा है ये, कोडरमा पठार से ये धारा ही जब फॉल करती है तो यही आपका ककोलत जलप्रपात का निर्माण करती है, तो नवादा में। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ककोलत जलप्रपात नवादा में है। दूसरा, उसके बाद सुखलदरी है, कन्हरा नदी रोहतास में। धुआं कुंड इसीलिए जब पानी गिरता है तो एक प्रकार से धुआं टाइप का बना देता है। कावा धोवा रोहतास में है। दुर्गावती, ये फिर आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। दुर्गावती नदी पे छानपा पार जगह है रोहतास में। ठीक है, जियार कुंड, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जियार कुंड जलप्रपात फुलबरिया नदी पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जियार कुंड, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। जियार कुंड जलप्रपात किस नदी पर है? तो फुलबरिया नदी पर है, भोजपुर जिला में। ठीक है, उसके बाद तेलहर कुंड, ये भी क्वेश्चन पूछा है। दुर्गावती नदी के निकट है, कैमूर जिला। दुर्गावती नदी पर है आपका कौन सा? तेलहर कुंड। ठीक है, राकिम कुंड है, गायघाट रोहतास में है। ओखरिन कुंड गोपथ रोहतास में है। मंझार कुंड सासाराम में है। देवदारी कर्मनासा नदी पे रोहतास में है। तो ये दो तीन जो है बस। तेलहर कुंड, करकट वाला भी याद रखिएगा, कैमूर जिला में है। ठीक है, और जियार कुंड ये कई बार पूछा है। तो फुलबरिया नदी जो है भोजपुर, ये बस याद रखिएगा। यही जलप्रपात में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर बीपीएससी में पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं गर्म जलकुंड। देखिए जलकुंड क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, खास करके रेडियो सक्रिय मटेरियल्स भी हैं जो कि अपना रे निकालते रहते हैं अंदर में। तो उससे क्या होता है कि वहाँ जो जल है, जो पठारी एरिया है, तो उस चट्टान में जो जल स्थित है वो गर्म हो जाता है और उसमें गंधक वगैरह भी पाए जाते हैं जल में, जिससे कि वह बहुत तरह के चर्म रोग को भी दूर कर देता है। ठीक है, तो आप जब राजगीर जाते होंगे तो आपको पता होगा ब्रह्म कुंड है, वहाँ पे बहुत सारा कुंड है जिसमें ठंड के मौसम में भी गर्म पानी निकलते रहता है। ठीक है, 86 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो कहने का अर्थ है कि आखिर ये क्यों हो जाता है? तो वही कारण है कि वहाँ की जो चट्टानें हैं, वो चट्टान के अंदर बहुत सारे खनिज संपदा है और खनिज संपदा के कारण जो है वहाँ पर जो है पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है,
और ख़ास करके रेडियो एक्टिव मटेरियल वहाँ पे है, तो उससे पानी गर्म हो जाता है और बहुत सारे उसमें खनिज संपदा भी मिले रहते हैं, जिस कारण से बहुत सारी बीमारियाँ भी उससे दूर हो जाती है। ये वास्तविकता है। चलिए, तो उसी में आप लोग यहाँ पे है गर्म जलकुंड। ठीक है, बिहार में अधिकतर गर्म जलकुंड राजगीर और मुंगेर जिला में कहाँ पे स्थित है, तो मैक्सिमम जो भी आपके राज्य में कुंड है, ठीक है, पानी कुंड जहाँ स्थित है वो आपको राजगीर और मुंगेर जिला में ही मिलेगा। और एक आध जगह गया और नालंदा में भी गर्म जलकुंड है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, समानता इसका संबंध मृत ज्वालामुखी क्रिया, अंदर में जो मृत ज्वालामुखी क्रिया है भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से है। या तो वहाँ पर जो है ज्वालामुखी का जो है मुख बहुत ऊपर है, जिस कारण से जो है पानी जो है गर्म हो जा रहा है उस चट्टान के बीच का, और दूसरा रीजन है कि वहाँ पर रेडियो सक्रिय खनिज है, जिस कारण से भी पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दो कारण है। तो अगर पूछेगा किस कारण से पानी जो गर्म हो जाता है, तो रेडियो सक्रिय के कारण और ज्वालामुखी कभी वहाँ पे उद्गार नहीं भी हुआ होगा, या वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना है, तो जिस कारण से जो है वहाँ पे जो अंदर का जो पृथ्वी के कोर का जो गर्म लावा है वो ऊपर पहुँच चुका होगा, जिस कारण से जो है पानी जो है ऊपर का जो चट्टान का है वो गर्म कर दे रहा है। ठीक है, गर्म जलकुंड से निकलने वाले जल में पर्याप्त मात्रा में गंधक जो सल्फर है, गंधक खनिज तथा लवण आदि पाए जाते हैं, और इनके जल का तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस होता है। 70 डिग्री सेल्सियस आप सोच सकते हैं, तो गर्म ही होगा। गर्म जलकुंड मुख्यतः आग्नेय और कायांतरित सेलों में ही पाए जाएंगे। ठीक है, अब शादी में नहीं होगा, ये जब भी होगा तो कायांतरित या आपका किस में होगा, आग्नेय चट्टान जिसमें जल जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, या तो उसमें होगा या रूपांतरित चट्टान में ये आपको जो है गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। अब कौन कौन से जो गर्म जलकुंड है कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो देखिए मेन रूप से राजगीर वाला याद रखिएगा। जैसे ब्रह्म जो कुंड है 87 डिग्री सेल्सियस, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है वो है आपका ब्रह्म कुंड। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार का सबसे गर्म जो जलकुंड है वो ब्रह्म कुंड, नाम से याद रखिएगा। ब्रह्म कुंड जो है आपका बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 87 डिग्री सेल्सियस। तो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड जो है वो आपका कौन सा है, तो ब्रह्म कुंड है, याद रखिएगा। सप्तधरवा, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, नानक कुंड, नानक गए थे, सिख गुरु यही हैं जो राजगीर पहुंचे थे, तो नानक कुंड भी वहां है, गोमुख कुंड। ठीक है, तो ये सारे राजगीर में, याद रखिएगा कौन कौन सा, ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदुम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड, ये सारे कहाँ पे हैं, तो आपके राजगीर में है। अब देखिए मुंगेर वाला कैसे याद रखेंगे, खास करके राम सीता से जुड़ा हुआ कुंड हो तो समझ जाइए कि वो कुंड आपका मुंगेर में है। ठीक है, तो इसके रूप में आप देख पा रहे होंगे मुंगेर में, जैसे आपका लक्ष्मण कुंड कहाँ है, मुंगेर में 62 डिग्री सेल्सियस है। सीता कुंड, राम से जुड़े हुए लक्ष्मण है, सीता है। फिर रामेश्वर कुंड, राम से जुड़ा हुआ है। ऋषि कुंड, ठीक है। भीम बांध कई बार पूछा है, मुंगेर में है। भरारी कुंड, ये भी मुंगेर में है। जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये सारे कुंड कहाँ पे हैं, तो मुंगेर में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद है गया में एक ही कुंड है, वो है अग्निकुंड। गया में अग्निकुंड, सबसे गर्म जिला भी आपका कौन सा है, गर्म और ठंडा जिला दोनों कौन सा है आपका, गया है। ठीक है, तो गर्म है तो अग्नि गर्म कर देता है ना, तो अग्निकुंड याद रखिएगा। कहाँ पे है, एक ही तो है अग्निकुंड, कहाँ पे है, तो गया में है। अग्निकुंड कहाँ है, गया में। ब्रह्म कुंड कहाँ है, राजगीर में। और राम से रिलेटेड जितना कुंड है वो कहाँ है, मुंगेर में। बस ये तीनों शब्द याद रखिएगा, खोज लीजिएगा आप लोग आसानी से। ठीक है, अब देखिए झील के बारे में बताया है कि जब नदी या पानी जब जमाव हो जाए, एक जैसे नदी बह रही है तो जैसे बाढ़ का सीजन आया तो पानी बढ़ गया, तो वो क्या होता है कि मैदानी भागों में जाकर के जमा हो जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, जो नीचा वाला जो एरिया है मैदानी भाग का, वहाँ पे एक प्रकार से टाल जिसको बोलते हैं, मोकामा टाल हो गया। जैसे झील का निर्माण, उसी को स्थिर पानी को झील कहा जाता है, जैसे कांवर झील हो गया। ठीक है, उसमें क्या है कि जो बूढ़ी गंडक नदी है, जब बाढ़ के सीजन में पानी बढ़ता है तो वो जाकर के उस एरिया में, मंझौल का जो एरिया है उसमें वो जाकर के जमा हो जाती है। ठीक है, तो एक लंबा समय तक उसमें बने रहती है, जिस कारण से बहुत दूर दूर से वहाँ पे खास करके जो ठंड मुल्की पक्षियाँ हैं, साइबेरियन पक्षी रूस से उड़ करके यहाँ पे पहुँचती है। और फिर चूंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है
तो यहाँ पे जो जनन प्रक्रिया है उनका, ठीक है, जनसंख्या बढ़ाने की प्रक्रिया वो यहीं आकर के यहीं के मानसून में वो करती है, ठीक है। तो वो प्रत्येक साल जो है यहाँ पे आपका साइबेरियन पक्षी आती है, तो ये भी आपको याद रखना। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील आपका कांवर झील ही है, जो कि बेगूसराय जिला में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कांवर झील कई बार पूछ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कहलाता है। और यहाँ पे साइबेरियन पक्षी जो रूस का, जो यूरोप का बॉर्डर है, रूस का बॉर्डर है, वहां से पक्षी आती है यहाँ पे, ठीक है। तो मंझोल बेगूसराय एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। गोगा बिल जो है मनिहारी कटिहार में गोगा बिल झील है, ये भी आपका कटिहार में है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा में। जगतपुर झील भागलपुर में, जगतपुर झील भी, वहां पर भी जो है पक्षी आती है बाहर से। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में, सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? सहरसा में है। तो इस प्रकार से आपका जो अपवाह तंत्र है, झील है, जलप्रपात है, नदियां हैं, वो कंप्लीट हो गया। अगर बिहार में क्वेश्चन पूछेगा खास करके ज्योग्राफी में या 40 वाला पोर्शन में, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन तो फिक्स रखिए, इतने तीनों चारों टॉपिक में से दे ही देता है। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग खुद बना करके दिखाइए, तो क्या क्या आंसर होगा जरा तेजी से बताइए। तो गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार के किस जिला में, अभी तुरंत हमने बताया था, बताइए आप लोग तेजी से बताइए, आंसर बताइए। किस जिला में गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार का? गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? तेजी से बताइए। तो आप लोग को अभी तुरंत हमने बताया था बक्सर, बक्सर में चौसा के पास जो है गंगा नदी प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बक्सर हो जाएगा। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। टाइम कम है, मेहनत ज़्यादा कीजिए। और ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, आपके कंटेंट में ऑलरेडी ये सब टॉपिक पढ़ाया हुआ पहले से भी है, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। पढ़ाने के लिए मेरे पास केवल और केवल करंट अफेयर्स ही है, जो आपको अभी तक मैं कल से पढ़ाना शुरू किया हूँ। बाकी सारे टॉपिक जो भी बीपीएससी में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, वो सारे आपके ऐप में अवेलेबल है। चुपचाप शांति से देखते रहिए। ये नहीं बोलना है कि टीआरई 2 का वीडियो है या टीआरई 3, क्योंकि इतना कम टाइम में आपका सिलेबस कोई भी टीचर अच्छे से नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी हमने टीआरई 2 में जो कंप्लीट करवाया है या टीआरई 1 के, वो सारे वीडियो मैं आपको दे दिया हूं। और मात्र जो है बहुत ही कम फीस में 599 में आपको पूरा क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें कम से कम 50-60 तो टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट, पार्ट टेस्ट भी होगा 100 से प्लस। अगर वो सब अगर आप कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इतना कीजिए। अगर इतना नहीं कर रहे हैं तो आपकी कमी से रिजल्ट रुकेगा। मेरे तरफ से आपको बेस्ट दिया जा रहा है, सारा कुछ दे दिया गया है, ठीक है। वो आप लोग जो लोग जुड़े हैं वो अनुभव कर रहे होंगे। तो मेहनत कीजिए, और यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछे तो बना के आप लोग आंसर भी रिप्लाई किया कीजिए, ठीक है। बनाइए। देख रहे मेरा तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपको क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ था, मैं आपको बोलता आप पढ़िए, कंटेंट को पढ़िए, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है लाइव सेशन का इंतज़ार करते रहते हैं और फिर लाइव सुनने के लिए उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो तो सारे हमने आपको दे ही दिया है, ये सब सारे टॉपिक आपके कंटेंट में बिहार स्पेशल में पढ़े हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा नहीं बनाती है? नहीं बनाती है, और सभी लोग गलत बता रहे हैं, नहीं बनाती है। तो घाघरा तो बनाती ही है, करमनासा भी बनाती ही है, गंडक भी बनाती है, फल्गु क्या बनाती है? नहीं बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फल्गु नदी। एक भी लोग का सही नहीं हुआ, एक भी लोग का सही नहीं हुआ। यानी आप लोग क्वेश्चन जो है सही से नहीं पढ़ते। हाँ, एक जो है रूपा कुमारी अभी सही बनाई है, ठीक है। यानी हमने बताया घाघरा नदी जो है बिहार और यूपी के बॉर्डर पर तो है ही, करमनासा भी है दक्षिण बिहार के तरफ से, और उत्तर बिहार के तरफ से यूपी बॉर्डर पे आपका कौन सी नदी है? तो आपका घाघरा नदी है। बाकी गंडक भी थोड़ा सा बॉर्डर एरिया है, नेपाल का और यूपी का बीच में बिहार में गंडक भी है। बस फल्गु नदी है, वो आपके यूपी के साथ बॉर्डर नहीं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग जो है समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? ठीक है, कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है?
चलिए बताइए, गंगा के किनारे स्थित है, कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? भोजपुर क्या स्थित है? बिल्कुल स्थित है। बेगूसराय स्थित है? बिल्कुल है। वैशाली भी है, हाजीपुर वैशाली में ही पड़ता है ना, वो भी है। कटिहार भी है, ठीक है। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, लेकिन अब ऑप्शन डी और ई देता है, इनमें से कोई नहीं वाला अलग और एक से अधिक वाला अलग रहता है, तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। बेगूसराय भी गंगा नदी में ही है, बेगूसराय भी गंगा नदी के किनारे है। मैप देखिए, गंगा नदी वाला जो भी शहर है अच्छे से देख लीजिएगा। अभी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए तो, कुशेश्वर स्थान झील किस जिला में है? बताइए तो कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पे स्थित है? कुशेश्वर स्थान झील कहाँ स्थित है बताइए तो। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ स्थित है बताइए। 4 का बी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, दरभंगा में। अभी तुरंत हमने बताया कुशेश्वर स्थान झील कहाँ स्थित है, तो दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। सब कुछ आपको बता दिए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं यहां दिखेगा जो आपको नहीं बताया गया। थ्योरी में सब हो गया और यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। बस आप थ्योरी को अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए ककोलत अभी तुरंत हमने बताया था, जलप्रपात है, कहां पे है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ककोलत कहां पे स्थित है बताइए तेजी से, अभी तुरंत हमने बताया था। ककोलत जलप्रपात कहां स्थित है? तेजी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सही, 5 का ए, बिल्कुल सही, नवादा। अभी तुरंत हमने बताया था ककोलत जलप्रपात कहां स्थित है, तो नवादा में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं बता पाया मैं। मेची नदी जो है महानंदा की सहायक नदी है। मेची नदी, अभी मेची परियोजना भी चल रहा है, जो महानंदा की सहायक नदी है। मेची नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो महानंदा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। मेची परियोजना भी अभी चल रहा है बिहार में। मेची जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका किसकी नदी है, तो ये आपका मेची जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा की सहायक नदी है मेची, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंडक नदी निम्नलिखित में किस स्थान पर गंगा नदी मिलती है? अभी तुरंत बताया था हमने, गंडक नदी हाजीपुर, याद है, हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक कहाँ मिलती है, तो हाजीपुर में। यही पूछा, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलती है गंगा नदी में, तो हाजीपुर में। कहाँ पे मिलती है, तो हाजीपुर में। कहाँ मिलती है, हाजीपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए तो, गंडक नदी का बिहार में कुल कितनी लंबाई है? अभी तुरंत बताया था कि दूसरा सबसे लंबी नदी बिहार की जो है वो गंडक नदी ही है। गंडक नदी की लंबाई बिहार में कितना किलोमीटर है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर। गंडक नदी का बिहार में कितना लंबाई है? गंडक नदी का बिहार में 260 किलोमीटर लंबी है, चर्चा हमने किया था। 260 किलोमीटर लंबी गंडक नदी है बिहार में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? तो हमने बताया था एकमात्र बिहार में उद्गम है वो है अजय नदी का, जो कि दक्षिण बिहार की नदी है, अजय नदी, ठीक है। उद्गम भी बिहार में है, आगे जाके बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे ही गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। तो अजय नदी का एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल बिहार में ही है, ठीक है, अजय नदी, याद रखिएगा। देखिए अभी तुरंत जलकुंड वाला बताए थे, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है। कई लोग है वाला मार के खुश हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब में जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। तो सूर्य कुंड भी है, नानक कुंड भी है, ये सब राजगीर में ही है, हमने बताया ही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। सप्तधारा भी है। अग्नि कुंड कहाँ है? गया में। चूंकि टेम्परेचर बताया था ना कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर गया का है, तो अरे अग्नि कुंड कहाँ है? तो
गया में है, ठीक है। तो क्या राजगीर में होगा अग्निकुंड? नहीं होगा। अग्निकुंड राजगीर में होगा? नहीं होगा। बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम परेशान कर रहा है। चलिए, अब है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अभी तुरंत सुधारा भी था, गोसाई थान की चोटी, नेपाल। गोसाई थान की चोटी में ही हमने बताया था कि किसका उद्गम स्थल है, तो कोसी नदी का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11। अब 12 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बता दिए, 12 बनाइए। चर्चा भी किया था हमने, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी कहा जाता है? बताइए, अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किया था। 12 का 2, 12 का 2, 12 का 2, कोसी। कोसी कहां से हो गया? बागमती। बागमती को ही ना पवित्र नदी माना जाता है, जो कि काठमांडू भी बागमती नदी के किनारे स्थित है। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले चर्चा किया था, आप लोग भूल जाते हैं। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन जान लीजिए। इनमें से कोसी मेची लिंक जो परियोजना है, नहर योजना है, होने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो आपका सुपौल और अररिया को होगा। कोसी मेची जो लिंक नहर योजना है, उससे सर्वाधिक फायदा किस जिला को होने वाला है? तो अररिया और सुपौल को होने वाला है। किशनगंज रहता तो वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अररिया और सुपौल को मेन रूप से फायदा होगा, ठीक है। अब है देवदारी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देवदारी जलप्रपात क्रमनासा नदी, याद कीजिए, अभी सबसे लास्ट में यही आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। किस नदी पे है देवदारी जलप्रपात? तो क्रमनासा नदी पर है। थ्योरी से ही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। फुलवरिया नदी पर कौन सा जलप्रपात है? जियारकुंड, ये बताया भी था, महत्वपूर्ण है। जियारकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फुलवरिया नदी, ठीक है, भोजपुर में। चलिए, करकट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? करकट, कॉफर, करकट कॉफर क्या हो जाएगा? कैमूर, रोहतास। बताइए कहां पे स्थित है करकट जलप्रपात? कॉफर, करकट, कॉफर क्या हो जाएगा? कैमूर, याद रखिएगा। करकट जलप्रपात जो है कैमूर में स्थित है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हमने बिहार की प्रमुख नदियां, जलप्रपात से हमने आपको करवा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बिहार की नदी से, अपवाह तंत्र से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इजीली बना लेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, इस कारण से जो है आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। ऐसे आज क्लास लेने के मूड में था नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, आपका सिलेबस जो भी है जहाँ तक हो आप लोग अच्छा कर ले तो मेरे लिए वही है। करेंट अफेयर्स का सेशन कल आपका जो है पूरा जुलाई का कंप्लीट हो जाएगा, और अगस्त का भी कोशिश करेंगे कल थोड़ा लंबा सेशन लेके, चूँकि बचा में बचा आपका जो है करेंट अफेयर्स ही है जो कि अपडेट आपको करना है। बाद बाकी जितने भी टॉपिक हैं, विश्वास करके जितना भी कंटेंट में पढ़ा हुआ, चाहे साइंस का है, चाहे मैथ का है, रीजनिंग का है, जिनके सिलेबस में जो है वो तो आपको पता चल गया होगा। जैसे 1 to 5 वालों को मैथ है, रीजनिंग है, ईवीएस है, एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी जीके जीएस सबको पढ़ना है, तो सारा फोल्डर बना हुआ है। साइंस का भी है, उसमें जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितना है वो देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, टेस्ट उस्ट बना लीजिए। निश्चित रूप से क्वेश्चन वही सब आता है, और TRE 1 से ही आपके जो वीडियो हैं उसमें पढ़े हुए हैं बहुत सारा। और आपने देखा होगा कि TRE 1 के एग्जाम में, TRE 2 के एग्जाम में भी सेम टू सेम भी क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट सीरीज के लड़े थे, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।